मालिकन जुनूनी घोड़ी थी। रात होती तो मुझे पास सुला लेती। मैं 10 साल का था। शर्म के मारे दीवार की तरफ मुंह करके लेटा रहता, लेकिन एक रात मालकन ने मुझे गोद में उठाया और जमीन पर लिटा दिया। मैं आंखें बंद करके लेटा रहा। थोड़ी देर बाद मेरे होश उड़ गए। उस रात मालकन मेरे ऊपर बैठकर, मैं दीवार की तरफ मुंह करके सो रहा था। मेरी उम्र इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन आजकल जो मेरे साथ मामलात हो रहे थे वो मेरी समझ से बाहर थे। थोड़ी देर के बाद कुछ ऐसा हुआ कि मेरे मुंह से चीख निकल गई। मुझे किसी ने बड़ी बेदर्दी से उठाकर जमीन पर फेंक दिया। मैंने चादर अपने मुंह पर कर ली क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे पता था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। थोड़ी देर के बाद मैंने चादर में से मुंह निकालकर जब बाहर देखा तो वो औरत मेरे सर पर खड़ी थी। उसके बाल लंबे लंबे और आंखों में खून उतरा हुआ था। मैं उसे अजीब नजरों से देख रहा था और फिर वो मेरी तरफ। मेरे बाबा की उम्र बहुत ज्यादा थी। मैं उनकी आखिरी औलाद था और मेरी उम्र भी कम ही थी। हम लोग पहाड़ों पर रहते थे। मेरे बाबा एक नर्म दिल इंसान थे, लोगों की मदद किया करते थे। एक दिन उनके पास एक बहुत ही अमीर आदमी आया जिसकी गाड़ी खराब हो गई थी और वो रात हमारे घर पर रुका। वो मेरे बाबा को पहले से जानता था। मेरे बाबा अपनी जवानी में उसके घर नौकर का काम करते थे। उसने बाबा से खूब सारी बातें की। ऐसा लगता ही नहीं था कि बाबा उनके घर में नौकर थे। ऐसे लगता था कि कोई रिश्तेदार आया है। फिर बातों बातों में उसने न जाने क्या बात कर दी कि सुबह मेरे बाबा ने मुझे एक अजीब बात बताई। उन्होंने कहा कि तू उन सेठ साहब के साथ जाएगा और उनके घर में काम करेगा। उनकी नई नई शादी हुई है, उनकी बीवी अकेली होती है, घर में कोई चीज़ मंगवानी पड़ती है और घर में कोई होता नहीं है, इसीलिए उनको एक लड़के की ज़रूरत है, तो घर का सौदा सिर्फ ला दिया करना। मैंने कहा कि मैं नहीं जाना चाहता। तो मेरे बाबा ने कहा कि इतना आसान काम मिल रहा है, यहाँ पहाड़ों पर मुश्किल मुश्किल काम करने को तैयार है और शहर नहीं जाना चाहता। अरे उनका बहुत बड़ा बंगला है, वहाँ पर तू आराम से रहेगा। बहुत अच्छे इंसान है, नौकरों को भी घर के लोगों की तरह ही रखते हैं। मेरा वक्त उनके साथ बड़ा अच्छा गुजरा। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना, नहीं तो मैं ही चला जाता। मैं अपने बाबा का दिल नहीं तोड़ना चाहता था और मैं सेठ साहब के साथ चला गया। सेठ का नाम हशमतुल्ला था। रास्ते में उन्होंने मुझे खाने पीने की चीज़ें भी लेकर दी और कहा कि घर में काम थोड़ा ज़्यादा होगा तो परेशान तो नहीं हो जाओगे। मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि मेरी बीवी थोड़ी गुस्से वाली है, उसको देर से काम करना पसंद नहीं। जब वो तुम्हें कोई काम कहे तो जल्द अज जल्द करने की कोशिश करना। मैंने कहा ठीक है साहब जी, मैं जल्द अज जल्द करने की कोशिश करूँगा। मैं उनके घर में आ गया। वाकई उनका घर बहुत बड़ा था और घर को देखकर ऐसा लगता था कि यहाँ पर अभी कोई शादी की रस्म हुई है। अभी तक घर चमक रहा था और सजावट भी हुई पड़ी थी। मुझे उन्होंने मेरा क्वार्टर दिखा दिया जो काफ़ी बड़ा था। मैं तो अपने घर में अपने बहन भाइयों के साथ सोता था। मुझे सोने के लिए एक ही चारपाई मिलती थी, लेकिन यहाँ पर पूरा कमरा ही मेरा था। उन्होंने जाते ही मेरी जेब में 10,000 रुपये रखवा दिए और कहा कि जब मालकन कोई चीज़ मांगे तो लेकर आना और जब पैसे ख़त्म हो जाए तो उनसे और ले लेना, वरना इसी से काटते रहना, बार बार उनसे पैसे न मांगना। मैंने कहा कि ठीक है। उन्होंने कहा इन पैसों में से तुमने कुछ खाना पीना हो तो तुम खा सकते हो, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है। मैं ज़्यादातर घर से बाहर रहता हूँ, बीवी अकेली होती है, घर का ख्याल भी करना है। कि कौन से लोग आ रहे हैं? मैंने कहा कि जी कर लूँगा। उसने कहा कि मुझे पता है कि पहाड़ों पर रहने वाले लोग बहुत बहादुर होते हैं, चाहे उनकी उम्र छोटी ही क्यों ना हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। साहब जी ने मेरे सर पर हाथ भी रखा, मुझे शफकत दी और कहा कि घर का ख्याल रखना। वो अगले कुछ दिन के लिए बाहर चले जाएंगे। उनकी बीवी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत प्यारी थी, लंबे कद की थी, लेकिन खामोश रहती थी। सुबह भी बहुत देर से उठती थी। मैं सुबह सुबह ही जाग जाता, लेकिन वो 12 बजे उठा करती थी। फिर बाहर आती थी, देखती थी कि आसपास क्या हो रहा है, नौकरों से पूछती थी कि क्या पका रहे हो, क्या कर रहे हो। मुझे भी कोई चीज़ मंगवाने का बोल देती थी। इसके बाद वापस अपने कमरे में चली जाती थी। आज साहब की घर से बाहर रात थी, लेकिन जब रात हुई तो मुझे बेगम साहिबा ने बुलाया और कहा कि इधर आओ, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मैंने कहा जी। मैं तो ये सोचकर परेशान था कि इस टाइम कहीं मुझे बाहर ही ना भेज दें, क्योंकि मुझे भी डर लगता था। उन्होंने कहा नहीं, कोई चीज़ नहीं मंगवानी, मैं अकेली हूँ, मुझे डर लग रहा है, तुम इस कमरे में सो जाओ। ये सुनकर हैरान हुआ कि मैं यहाँ कैसे सो सकता हूँ, मेरे लिए तो अपना कमरा था। लेकिन मुझे साहब जी ने कहा था कि बेगम साहिबा की कोई बात ना टालना, नहीं तो उनको गुस्सा आ जाएगा। मैंने कहा जी ठीक है। उन्होंने मुझे इशारा किया कि जाकर बिस्तर पर सो जाओ, जबकि पहले मैं ये सोच रहा था कि मैं कहाँ सोऊंगा, क्योंकि इस कमरे में तो कोई सोफा भी नहीं था और ज़मीन पर सोने का कहती तो मुझे कोई मसला नहीं था। लेकिन सर्दी बहुत थी और सर्दियों में मुझे ज़मीन पर लेटना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। उन्होंने बेड की तरफ इशारा किया तो मैंने सर झुका लिया। मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था।
इसी लिए दीवार की तरफ मुँह करके लेट गया। बिल्कुल दीवार से लगा पड़ा था और दूसरी साइड पर आकर सो गई। सुबह आँख खुली तो बेगम साहिबा सो रही थी। मैं चुपके से उठ गया क्योंकि मुझे जल्दी उठने की आदत थी। मैं बाहर आ गया तो मुझे माली ने कहा कि तुम अंदर से कहाँ से निकले हो, तुम्हारा क्वार्टर तो इस तरफ है। मैंने कहा कि मैं अंदर ही सोया था। उन्होंने कहा अंदर सोने की क्या जरूरत थी, किसने कहा तुम्हें अंदर सोने के लिए, जब तुम्हें क्वार्टर दिया है तो तुम वहां पर क्यों नहीं सोए। माली इस खानदान का पुराना खिदमतगार था और मैं तो अभी नया आया था, इसीलिए वो मुझ पर रोक जमा रहा था। मैंने उसे कहा कि मैं अपनी मर्जी से नहीं गया था, मुझे बेगम साहिबा ने कहा था। इस बात पर माली खामोश हो गया और उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं भी अपने कामों में लग गया। बेगम साहिबा बहुत गुस्से वाली थी। एक दिन उस माली को डांट रही थी कि मैंने यहाँ पर एक गुलाब का पौधा लगाया था, वो कहाँ चला गया। माली ने कहा कि बेगम साहिबा गुलाब का पौधा उगाना बड़ा मुश्किल होता है, वो तो सूख गया। लेकिन वो इसको इस तरह डांट रही थी कि जैसे माली ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। उसने कहा तुम्हें तो नौकरी से निकलवाऊंगी। माली ने कहा कि बेगम साहिबा मैं पिछले 30 साल से इस खानदान की खिदमत कर रहा हूँ। उन्होंने कहा ऐसे ही खिदमत कर रहे हो, पौधों को मार देते हो, तुम्हें पता नहीं है पौधों में भी जान होती है, वो भी सांस लेते हैं। भाड़ में गई तुम्हारी खिदमत, तुम्हें सही करवाऊंगी। मुझे उनसे बहुत डर लगता था। मैं सोच रहा था कि कभी मुझ पर ही गुस्सा ना हो जाए, क्योंकि मेरी तनख्वाह अच्छी थी और यहाँ पर बहुत सहूलतें थी। मैं पैसे घर भेजता था, उन लोगों के लिए वो पैसे बहुत ज़्यादा होते थे, वो बहुत खुश हो जाते थे। इतने पैसे मैं वहाँ पर रहकर कभी नहीं कमा सकता था, इसीलिए मुझे ये काम और ये जगह बहुत पसंद थी। मैं हर कदम फूंक फूंक कर रखता था कि कहीं बेगम साहिबा को मुझ पर गुस्सा ना आ जाए। साहब जी बीच में कुछ दिन के लिए आ भी गए, लेकिन इसके बाद वो वापस चले गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि घर में कोई मसला तो नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, माली वाला मामला भी उन्होंने खुद ही संभाल लिया था। माली को नौकरी से नहीं निकाला था, शायद बेगम साहिबा को ही समझा दिया था इस तरह नहीं करे, ये पुराना नौकर है और ख़ानदानी है, इसीलिए बेगम साहिबा की अपनी ही हरकतें थी। उनको हर चीज़ बिल्कुल वक्त पर चाहिए होती थी। ज़रा सी भी गलती होती तो वो बर्दाश्त ही नहीं करती थी। ऐसा लगता था कि गलती की गुंजाइश ही नहीं है। मुझसे ज़्यादा चीज़ें नहीं मंगवाती थी और मुझे ज़रूरत से ज़्यादा पैसे भी दे दिया करती थी। कभी कभी मुझसे बहुत प्यार से पेश आती थी और कभी कभी मेरी तरफ देखती तक नहीं थी। साहब जी फिर से बाहर चले गए, उनका काम ही ऐसा था, वो घर पर नहीं होते थे। मालकन ने मुझे पहले ही कहा हुआ था कि जिस दिन साहब जी घर पर ना हो तुमने कमरे में आकर सोना है। मुझे पता नहीं था कि ये बात साहब जी को पता है या नहीं। अगर उनको ये बात पता थी तो फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उनको ये बात पता नहीं थी और कल को उनको इस बात से कोई मसला होता तो मेरी नौकरी तो सीधी ही चली जाती। मैं मालकन से ये बात कह भी नहीं सकता था, क्योंकि क्या पता कि मालकन को भी इस बात पर गुस्सा आ जाता। मैं तो इन दोनों के बीच में ही फंस गया था। आज फिर मैं सो रहा था, मुझे सारी रात नींद नहीं आती थी। कहीं सुबह 4 बजे के बाद मेरी आंख लग जाती थी, लेकिन पूरे 6 बजे मैं उठ जाया करता था, क्योंकि हमारी आदत थी कि हम सुबह सुबह ही उठते थे। मालकन देर तक सोती रहती थी, वो पूरा दिन मुझसे कोई बात नहीं करती थी। एक दिन तो मैंने ऐसा मंजर देखा कि मैं हैरान रह गया। किचन में बहुत सारा खाना बन रहा था। मुझे लगा आज किसी मेहमान ने आना है, तो मैंने खाना बनाने वाले से पूछा क्या आज किसी मेहमान ने आना है, अगर कोई सामान चाहिए तो मुझे बता दो, ला दूंगा। उसने कहा सामान तो कोई नहीं चाहिए और मेहमान भी कोई नहीं आ रहा। मैंने कहा फिर ये इतना सारा खाना किसके लिए है, तो उसने कहा कि मालकन के लिए। मैंने कहा कि वो इतना सारा खाना खाएंगी क्या? उसने कहा कि हाँ, कभी कभी उनको अचानक से बहुत भूख लगती है तो वो बहुत सारा खाना खाती हैं, मेरी मदद कर दो अगर फारिग खड़े हो तो। मैंने कहा हाँ ठीक है, मदद कर देता हूँ, क्योंकि मैंने तो फारिग ही रहना था और वक्त नहीं गुजरता था। वक्त गुजारने के लिए मैंने सोचा कि उसकी मदद ही कर दूंगा। मैंने खाना बेगम साहिबा के कमरे में रखा। अभी मैंने एक डिश रखी थी, मुझे लगा वो बाकी सब कुछ रखने का इंतजार करेंगी, लेकिन जो एक डिश रखी थी वो उसी को खाना शुरू हो गई। वो पागलों की तरह खा रही थी। मैंने कभी किसी इंसान को इस तरह से खाते हुए नहीं देखा था, खासकर इतने अमीर लोगों को। कहते हैं कि अमीर लोगों को तो खाना खाने का तरीका होता है, वो तो बड़ी तमीज़ तहजीब से खाना खाते हैं, लेकिन मालकन ने अजीब तरीके से खाना खाया था। जब तक मैं दूसरी डिश लेकर आया वो पहली डिश खत्म कर चुकी थी। मैंने बाकी का सामान भी वहाँ रख दिया और उसने मुझे कहा कि बाहर चले जाओ, और मैं बाहर चला गया, लेकिन दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था, जहाँ से झांक कर मैं देख रहा था कि बेगम साहिबा दोनों हाथों से खा रही थी। मैं हैरान था कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही हैं, ऐसा तो उनको नहीं करना चाहिए था। मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लगा। खैर मैंने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। अब मेरी ज़िंदगी के दिन इसी तरह से गुजरने लगे। एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। इतना ज़्यादा भयानक तूफान मैंने आज तक नहीं देखा था और ना ही सुना था। मैं बेगम साहिबा के कमरे में ही था, बड़े साहब घर पर नहीं थे। मैं जाग रहा था, लेकिन सोने का नाटक कर रहा था।
मुझे लगता था कि बेगम साहिबा भी जाग रही हैं और वो बिल्कुल खामोश बैठी थी। ना तो बोल रही थी, ना किसी से बात कर रही थी, ना अपने फ़ोन में मसरूफ़ थी। बस चुपचाप बैठी थी और एक नुक्ते को घूरती चली जा रही थी। ऐसे लगता था कि जैसे बैठे बैठे सो रही हैं, लेकिन वो जाग रही थी। उनकी आंखें बिल्कुल खुली हुई थी, वो पलकें भी नहीं झपक रही थी। थोड़ी देर के बाद मुझे अजीब सी आवाज़ आई। ऐसा लगता था कि मालकन अपने आप से बोल रही थी, लेकिन इतनी तेज़ी से बोल रही थी कि उनकी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मुझे 2 मजबूत हाथों ने चादर समेत उठाया और उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। मैं हैरान रह गया, मुझे चोट भी लग गई। मैंने चादर से अपने मुंह को छुपा लिया क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। ऐसा कौन कर सकता था? क्या इस कमरे में कोई और था? अगर ये मालकन ने किया था तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती थी। फिर उनके अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई? मैंने कपड़ा हटाकर देखा तो मालकन मेरे सामने खड़ी थी। उनके बाल बिखरे हुए थे और उनकी आंखों में अजीब सा खून उतरा हुआ था। उसने मुझे फिर से उठाकर धक्का देने की कोशिश की कि वहां पर अचानक से बड़े साहब आकर उन्होंने मालकन को संभालना शुरू कर दिया और मुझे इशारा किया कि यहाँ से चले जाओ। सारी रात कुछ न कुछ होता रहा। कभी डॉक्टर आता था, कभी एम्बुलेंस आती थी, कभी 1122 वाले आते थे। सुबह हुई तो मुझे मालिक ने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें ये बात बतानी चाहिए थी। दरअसल ये मेरी कज़न है और बीवी भी। इसकी पहले कहीं शादी हुई थी। इसका एक बच्चा था जो इस दुनिया से चला गया। इसके बाद इसकी हालत ऐसी हो गई है और उसके शौहर ने भी उसको छोड़ दिया। मैंने इसके साथ शादी कर ली, लेकिन ये अभी भी नॉर्मल नहीं है और इन्हीं यादों में खोई रहती है। इसके साथ कोई मसला ही है, अचानक से ही अपना आप खो बैठती है और इसको दौरा पड़ जाता है। मुझे नहीं पता था कि तुम इसके कमरे में सोते हो। इस बात के बारे में अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें अगले दिन ही बता देता कि ऐसा ना करो तो बेहतर है, लेकिन शायद उसने बाकी सब नौकरों को मना किया था कि मुझे ये बात ना बताई जाए। पर अब तुम उसके कमरे में नहीं रहोगे और उससे दूर ही रहोगे। अगर तुम यहाँ काम करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, और अगर नहीं करना चाहते तो बेशक जा सकते हो। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि ये बीमार है। मुझे ये सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन मालकन से दूर ही रहूँगा। मुझे बहुत डर लग रहा था। उन्होंने कहा मैं समझ सकता हूँ। उन्होंने मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला और कहा कि मैं अपनी मर्जी का काम करूँ। अब मैं वहीं पर रहता हूँ, काम वगैरह करता हूँ। मालकन की हालत अचानक ख़राब हो जाती है, उनके लिए दुआ ही कर सकता हूँ। अल्लाह उनको सुकून दे, औलाद के दुख में जल रही हैं। अल्लाह उनको खुशियाँ दे, उनको जल्दी से औलाद दे दे ताकि वो उस दुख से निकल आए।